नमस्कार दोस्तों। अब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में गिनती के दिन बच गए हैं, तब सबकी दिलचस्पी ये जानने में है, सबकी नजर इस बात पर है कि अब हरियाणा में ताजा स्थिति क्या बन रही है। हरियाणा में सभी सीटों पर जितने उम्मीदवार तय होने थे वो हो गए, नामांकन की वापसी हो गई, चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा कुरुक्षेत्र में हो चुकी। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाएं शुरू होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और इन सब के बीच अलग अलग इलाकों के जो जिले जिले के बड़े बड़े नेता अपने अपने इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो यहीं से अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में हरियाणा के नतीजों का आकलन क्या है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा कुल जमा 12 दिन बाकी हैं प्रचार के लिए, तो 11 दिन बच गए। आज की तारीख में हरियाणा में चुनावी नतीजों का हिसाब किताब क्या है 90 सीटों का, क्योंकि 90 सीटों में 46 सीटों पर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है। पिछली बार बीजेपी 40 पर फंसी थी, लेकिन जेजेपी के दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली, चला ली और आखिरी दौर में जेजेपी को बाहर किया। उसके बाद भी सरकार चल गई, मुख्यमंत्री बदले गए, ये अलग बात। तो आज की तारीख में 90 सीटों का हिसाब किताब क्या है, किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं आज की तारीख में, जो स्थिति है हरियाणा में वो। उसके बाद सबसे खास बात आज के इस वीडियो का कि हरियाणवी पत्रकारों का, हरियाणवी बोलते हुए उनका कद छोटा नहीं कर रहा हूं, वो वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए हरियाणा की सीटों के बारे में, हरियाणा के अलग अलग जिलों के समीकरण के बारे में, लोकसभा क्षेत्रों के समीकरण के बारे में, जातीय समीकरण के बारे में, स्थानीय मुद्दों के बारे में और जो भी जोड़ घटाव गुना गणित है उसके बारे में जानकारी रखते हैं। इसलिए उन पत्रकारों का जिनसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहे हैं, हेमंत अत्री साहब और रविंद्र शोरान, उनका आज की तारीख में हरियाणा की 90 सीटों के लिए क्या आकलन है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर उनको लाया जाए, दो खास मेहमान, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी 2-3 बार 10 दिन 15 दिन पहले भी बात की थी, उस बीच मैं भी हरियाणा घूम आया, हरियाणा के 4-5 जिलों में गया, 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में गया, कुछ वीवीआईपी हॉट सीट पर भी गया। तो अब आज समझना चाहेंगे कि आज की तारीख में हरियाणा के नतीजों का आकलन क्या, हरियाणा के पत्रकारों के हवाले से। उनसे बात करने से पहले एक खास बात हुई है कि हरियाणा की दिग्गज नेताओं में से एक, मुख्यमंत्री पद की दावेदार, लोकसभा सदस्य कुमारी सैलजा, अगर कहा जाए तो बीते 10 दिनों से चुनाव प्रचार से दूर है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके समर्थकों का टिकट कटा और उसकी वजह से कुमारी सैलजा नाराज है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या कुमारी सैलजा की यह नाराजगी चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा जब 2-4-5 दिन बाद, तब भी कायम रहेगी, या अगले 3-4 दिनों में उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। यह भी हुआ था जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था दिल्ली में, एआईसीसी मुख्यालय में, वहां उस मंच पर कुमारी सैलजा नहीं थी। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि कुमारी सैलजा के हवाले से यह खबर है, उनकी तरफ से किसी ने कहा कि उनको किसी सीनियर लीडर ने कॉल करके नहीं बुलाया, इसलिए नहीं गई। एक फॉर्मेलिटी वाली औपचारिक कॉल आया कि आप उसमें आइए, और वो नहीं गए। और कहा जा रहा है कि 10 दिनों से दिल्ली में है, प्रचार से दूर है। तो क्या इसका असर होगा? और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरियाणा ऐसा सूबा है जहां 17 रिजर्व सीटें हैं, 20 से 22% दलित आबादी है। कुमारी सैलजा दलित लीडर हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा है। तो कुमारी सैलजा की यह नाराजगी, और अगर यह कायम रही तो क्या कांग्रेस को डेंट कर सकती है, जब माना जा रहा है कि कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस को एज है, बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है अगर अब तक की स्थिति में आज की तारीख में देखें तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जिनका जिक्र किया, रविंद्र सिंह शोरान साहब और हेमंत अत्री साहब। हेमंत अत्री साहब रोहतक में रहते हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं, कई संस्थानों से जुड़े रहे, और रविंद्र सिंह शोरान भी कई मीडिया संस्थानों से रहे। पहला सवाल मैं हेमंत अत्री साहब आपसे, देखिए अब जनता, दर्शक, वोटर, विश्लेषक सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि अब प्रचार में कुल जमा 13 दिन बच गए, 3 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 अक्टूबर को, तो 13 दिन क्या 12 दिन ही बच गए। तो क्या स्थिति है आज की तारीख में? तो आज आप कहां देखते हैं हरियाणा के नतीजों के संदर्भ में? मैं सीधा पहला ही सवाल ये पूछूं तो, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। अजीत जी धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों को सबको। जो पहली बात जो इस पूरे उसमें आप देखेंगे कि अभी तक कैंपेन जो है पूरे किसी भी पार्टी का प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हुआ।
बड़े नेता आए जरूर है, मोदी जी आए थे एक बार कुरुक्षेत्र में, 2 चक्कर अमित शाह जी भी लगा के गए हैं, लेकिन वो जो मोमेंटम होता है चुनाव का, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, बिल्डअप होता है पूरा। आप भी आए थे हरियाणा में, तमाम जगह घूम के आए, वो रैलियों का दौर, बड़े बड़े उनका जोर जो है रोड शोज का, अभी वो उतना पीक नहीं किया है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है 10 साल से, और नेचुरल क्लेमेंट भी है सत्ता की, दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक, तमाम बातें वो नारेबाजी करते हैं। हकीकत यह है कि उनके पास आज की तारीख में भी नैरेटिव नहीं है जी। अगर आप 2 दिन का पिछले का देखें तो कमाल की चीज दिखेगी आपको। 10 साल जब आप शासन करते हैं, जो हमने सीखा आप जैसे सीनियर साथियों से कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि 10 साल में आपकी ये अचीवमेंट्स थी, ये आपने डिलीवर किया, और अगले 5 साल का आपका ये विजन है, ये पॉलिसी है, ये प्रोग्राम है। आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, स्टेट का हो या दिल्ली का हो, उसमें वो नैरेटिव आपको दिखाई नहीं देगा। और 2 दिन से बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव आ रहा है, खासतौर पर नायब सिंह सैनी साहब और माननीय मनोहर लाल जी। वो सारा फोकस शैलजा पे किए बैठे हैं, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र भी किया कि शैलजा आए तो उनका स्वागत है, कुछ भी हो सकता है, बातचीत होती रहती है, इस पे लेट अस नॉट जंप द गन्स, इस तरह की तमाम बातें। और नायब सिंह सैनी साहब ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के बेसिक पे वो आए, वही उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो भी, उनको भी दलित प्रेम जाग गया है एकदम। लेकिन सवाल अजीत जी है कि शैलजा आएंगी ना आएंगी, वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन इनको शैलजा की इतनी क्यों पड़ी है? आपने दलितों के लिए क्या किया, आप वही बता दीजिए, या आपका दलितों के लिए क्या पॉलिसी प्रोग्राम है वो बता दीजिए, वो भी नहीं बता रहे। एक खास तरह के, देखिए अजीत जी, जो टिपिकल बीजेपी का है, हरियाणा का नहीं पूरे देश का, आप जानते हैं, जब कुछ आपके समझ में ना आए तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 48 घंटे से, आप तो खुद फील्ड में थे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है शैलजा के नाम पर। और वो क्या है कि शैलजा नाराज है, शैलजा फलाना है, वो होंगी नाराज, उनके घर की बात है ना, आप अपना देखिए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत आते हैं अजीत जी, वहां पर कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को मना करके उनका नॉमिनेशन विड्रॉ करा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। और 7 वाली सीट कंस्टिट्यूंसी है, देवेंद्र कादयान, वहां मनोहर लाल जी के ब्लू हाइट बॉय, उनको वो जिक्र भी नहीं करते कि भाई आप नॉमिनेशन विड्रॉ कर लीजिए। सेम चीज आपने हिसार में देखी, सावित्री जिंदल को किसी ने मनाने की कोशिश की, जबकि सीटिंग बीजेपी एमपी की माता जी हो। तो एक खास तरह की चीज जो बीजेपी में पहले कभी नहीं थी, वो क्या है इस बार अजीत जी, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत 10 साल के बाद, जबकि सबसे अनुशासित पार्टी है, और जो नैरेटिव बनना चाहिए वो नैरेटिव भी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर आप खोखली चीजों को उठाकर, कांग्रेस की क्या अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ लेंगे ना अपने आप, जब कैंपेन होगा तब आप बता दीजिएगा। आप वीडियो बना रहे हैं कि शैलजा के साथ ये हो गया, दलितों के साथ ये हो गया, आप अपनी बताइए ना कि आपके टाइम में क्या गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। तो आज की तारीख में अजीत जी, कैंपेन उस तरीके से बिल्डअप नहीं हुआ है, उस तरह की जो हरियाणा में बड़ी बड़ी रैलियां होती है वो नहीं हुई है अभी, वो उस दिशा में है। अभी कल खड़गे साहब आ रहे हैं, अब माड़ा में आएंगे, घरोंडा में आएंगे, उसके बाद मोदी जी का 25 को, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें सोनीपत के गोहाना में आ रहे हैं, 2 रैलियां वो और करेंगे, तो वो बिल्डअप अभी होगा। आज जब आप बात कर रहे हैं, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव विहीन है, नंबर 1। नंबर 2, दिशाहीन है कि किस बात में चुनाव लड़े, किस पे ना लड़े, किन चीजों को उठाए, किन को ना उठाए। गुटबाजी की एक नई तरह की समस्या आ गई है, उससे भी पार पाने का तरीका, कुछ चीजों पे तो उनके फ्रेंडली जो वो है, उन पे तो वो मस्त है, चाहे वो हिसार है, चाहे वो गन्नौर है। बाकी चीजों पे, खास तौर पे अहिरवाल, जो इनका गेटवे है 10 साल से, वहां की गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कांग्रेस में भी तमाम फॉल्ट लाइन्स हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, गुटबाजी है, जैसा आपने कहा। उन सारी स्थितियों के बावजूद शैलजा घर बैठी हुई है, ये भी ठीक बात है, वो नाराज है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके जो सबसे नजदीकी जो थी सीटें 2, नारनौंद की, वो डॉक्टर अजय को नहीं मिली। उकलाना की सीट वो बिल्कुल अपने उसके लिए चाहती थी, फ्यूचर के हिसाब से, वो हर नेता चाहता ही है, वो भी उनको नहीं दी गई। वो इस पूरे तौर तरीके से, और जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप ने घोषणा पत्र के समय, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब उस दिन घोषणा पत्र जारी कर रहे थे खड़गे साहब और वेणुगोपाल, उनको दिल्ली में होते हुए भी वो नहीं आई वहां पर। इन सारी चीजों का एक बहुत खराब मैसेज जाता है, स्वाभाविक है, हम तो विश्लेषक, हमें तो सारी बात रखनी पड़ेगी जनता के सामने। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी ये देखना भी पड़ेगा अपने को कि पार्टी का जो टॉप 3 लीडर है, बल्कि हरियाणा में तो सोनिया जी भी आ सकती है, 4 कहिए, वो जब 4 आएंगे तब देखना जरूरी होगा कि क्या तब शैलजा आएंगे या नहीं। तो उसका जवाब जो अपने सूत्रों से पता लगा है वो ये है कि वो पक्का आएंगी, और उनके करीबी जो सबसे निकट सूत्र हैं, और अदरवाइज जो उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो शैलजा का भाजपा में जाने का कोई स्थिति है नहीं किसी भी रूप में। एक बात आपने कहा, आज की तारीख में स्थिति कहां खड़ी है?
अभी चुनाव बनना है, लेकिन फिर हम अभी तक उसी बात पर कायम हैं जो पहले से कहते आए हैं। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं दिख रही कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस जी। पार्टी आज भी, जब आप बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है एज ऑन डेट। आगे जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हम साथियों को, दर्शकों को अपना अपडेट करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शौरान। अचानक 2 दिन से कुमारी शैलजा का जिक्र 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा होने लगा। पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दे दी, कुमारी शैलजा को अपनी बहन बताया, फिर उसके बाद शैलजा की नाराजगी की खबरें। आज इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में भी 4 कॉलम की ये खबर, जैसे देखिए, ये 4 कॉलम की खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी है और सारे अखबार में कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबर छपी है। और दिलचस्प बात यह कि जैसा खट्टर साहब ने कह दिया कि शैलजा का स्वागत है, खड़गे ने जवाब दिया को अपना घर देखें खट्टर साहब, शैलजा जी हमारे साथ ठीक हैं। नाराजगी की खबरें, दलित वोट, ये सारा समीकरण, बहुत ऐसी सीट जहां 20-25% दलित वोट है, उसमें फतेहाबाद जहां जिले में 30% से ज्यादा दलित वोट है। तो इन सब कैलकुलेशन को इंक्लूड करते हुए मेरा सवाल वही है कि आज की तारीख में हरियाणा के नतीजों का आकलन क्या है, फिर हम उसकी व्याख्या आगे करेंगे। जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात की आज अखबारों में भरी पड़ी है और कल टेलीविजन चैनल्स पे, यूट्यूब के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी ये खबरें चली। लेकिन इन खबरों के पीछे ये खबरें ही हैं जिनकी वजह से बीजेपी को थोड़ी-सी जान हरियाणा में मिली है। बीजेपी को इस खबर का इंतजार करना पड़ा। इस खबर को अपने जो गोदी मीडिया, जिनको पॉपुलरली हम लोग जानते हैं, उनके माध्यम से पुश करना पड़ा। तब जाके बीजेपी का कहीं अपना जो चाह रही थी उस तरह का एक नैरेटिव सेट करने के लिए वो मैदान में आ पाए। इसके अलावा देखिए, पिछले 10-15 दिन से बीजेपी एक्सटेंसिव कैंपेन कर रही है। उनके तमाम बड़े नेता यहाँ पर हरियाणा में आ रहे हैं। आज तक कभी सुर्खियां बटोर पाए क्या? केवल ये मुद्दा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सुर्खियों में बीजेपी आई। अब इस मुद्दे का जमीन पे असर देखिए। जमीन पर आप तो खूब घूमे हैं सर, हर क्षेत्र में गए। क्या कहीं आपको इस मुद्दे की वजह से 10, 20, 50 वोट बदलते हुए दिखे? क्योंकि शैलजा की तरफ से तो अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं आया अभी तक। उनके जो जो लोग, जैसे कल भी कुछ लोग उनसे मिलके आए, उनमें से एक आध से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो हमें बताया कि भाई हमें तो मैडम ने ये बोला है कि आप जाके कांग्रेस के लिए काम करो। हमको अगर भूपेंद्र हुड्डा से किसी तरह का वाद विरोध हमारा है तो पार्टी के लेवल पे हम लोग निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी को तो हराना पहला मकसद है ही ना, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग। कुछ सीटों को लेकर जाहिर है सब नेता बड़ी हैं, नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से बोल दिया था कि ये सीट उनको दी जाएगी, वहां नहीं दी गई। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये तो परिवारों में भी अगर किसी बात पे होता है तो झगड़ा। लेकिन बीजेपी की मसला क्या है? देखिए, इतने दिन की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी जाहिर है फेस कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके नहीं आ पा रही है जिसकी वजह से वो पूरे इलेक्शन को, मोमेंटम को सेट कर पाए और अपने नेताओं को वो एक टॉकिंग पॉइंट के तौर पर उनको बता सके। आज भी उनको शैलजा का ही बात करनी पड़ रही है। और देखिए, शैलजा का तो मसला अगले हफ्ते सुलझ जाएगा जब सोनिया, राहुल गांधी आएंगे। और ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है हरियाणा के, तो आप कोई भी चुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी बड़े नेता रहे हैं वो एक दूसरे के साथ स्टेज बड़ी मुश्किल से शेयर करते हैं जब तक कि कोई केंद्रीय नेता नहीं आता है। जब सेंट्रल लीडरशिप से आते हैं तो सारे नेता एक स्टेज पे आपको खड़े दिखाई देंगे, यहां पर भी होगा। और उसमें देखिएगा उसके बाद फिर क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। तो इस वजह से कोई वोट में अंतर आया है, जमीन पर बिल्कुल ऐसा दिख नहीं रहा। जमीन पर स्थिति वैसी ही है। बीजेपी आज भी मुद्दों के लिए तलाश कर रही है और ये एक मुद्दा मिला उनको, इसके अलावा कुछ मिला नहीं। अब मनोहर लाल खट्टर का ये जो बयान है, इस बयान में क्या सच्चाई है? द्वार तो कांग्रेस के खुले नहीं है क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए? अगर खट्टर साहब कल जाना चाहेंगे तो कांग्रेस मना करेगी उनको? आओ जी, स्वागत है, हर पार्टी में सबका स्वागत है। तो ये तो खाली क्योंकि और कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा, और गोद मीडिया का जो एक सेक्शन है जिसने इसको पुश किया है, और अखबारों का तो खैर किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अखबारों में भी तो सर वो सेक्शन है ना प्रोमिनेंटली जो दिखता है। मैं थोड़ा सहमति जताता हूं। इसमें अखबारों के सेक्शन को पुश करने की क्या जरूरत है? अगर कुमारी शैलजा सीनियर लीडर हैं, अगर कुमारी शैलजा 8 दिन से चुनाव प्रचार से दूर हैं, अगर कुमारी शैलजा खुद ही एक तरह से खास किस्म की चुप्पी ओढ़कर इस तरह के रूमर को उड़ने दे रही हैं, तो इसमें अखबार का, एज ए जर्नलिस्ट मैं भी एक खबर लिखूंगा, मैं भी सवाल पूछूंगा, कहां है कुमारी शैलजा?
एज ए सही बात जर्नलिस्ट है। अगर मैं मंच पे नहीं देखूंगा मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त और उसके बाद खबर आएगी कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको ठीक से नहीं बुलाया गया, ससम्मान नहीं बुलाया गया, तो नहीं आए, तो मैं भी सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है यहाँ हम मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की बजाय ये मूल्यांकन करें कि क्या वाकई शैलजा नाराज है, और नाराज हैं तो उनकी नाराजगी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, और तीसरा सवाल, क्या ये नाराजगी को साधने की, मनाने की कोशिश हो रही है। सर मैं थोड़ा नाइत्तेफाकी के साथ अपनी नहीं बात नहीं, रख रहा हूं आप रविंद्र सिंह सर से। आपसे ही सीखा हमने तो सर, आपकी राय को ही मेरी राय मान लेता हूं मैं। लेकिन एक बात बताइए, मैनिफेस्टो तो अभी कांग्रेस पार्टी का रिलीज हुआ ही नहीं है सर। मैनिफेस्टो तो चंडीगढ़ में रिलीज होगा। ये तो उदय भान ने बोला है, वो तो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में चर्चा हुई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, और शैलजा तो कोई पदाधिकारी है नहीं, तो पार्टी में आप बताइए उस कार्यक्रम में वो कैसे शामिल करेंगे। जो पदाधिकारी थे, सीएलपी लीडर थे, सीएलपी लीडर वहां पे थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक बाबरिया, जो पार्टी में पोस्ट होल्डर, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं थे सर वहां तो। हाँ, तो रणदीप सुरजेवाला और शैलजा एक ही ग्रुप में है। कैप्टन अजय यादव भी नहीं थे सर, कैप्टन अजय यादव नहीं, कैप्टन अजय यादव को फिर तब सबको बराबर कर रहे हैं तो शायद सही नहीं हो। मैं एक खबर बताता हूं, आप जवाब दीजिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं आप लोग की ज्यादा बात होती है। जैसे आज खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, ऑन September 18 when the Congress released its manifesto for Haryana polls at the AICC headquarters in Delhi, Shailja was not present at the event. Sources said she was asked to attend the function by way of a routine call made from AICC headquarters, and that no senior leader invited her to the event formally. मतलब ये उनकी तरफ से कहीं ये उनके सोर्सेज के हवाले से। तो ये जब होता है ना कि जब धुआं होती है, मतलब कहीं न कहीं आग और धुआं वाली बात है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। सर पत्रकारिता पर बहस करने की मेरी हैसियत आपसे नहीं है। आप मेरे से कहीं ज्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं सर। मैं उसके बारे में आपसे बहस करूंगा तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अरे नहीं, लेकिन देखिए इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात से सहमत हूं। हेमंत जी ने भी यही कहा कि बीजेपी नैरेटिव की तलाश कर रही थी, और अचानक खट्टर साहब शैलजा को इनवाइट करने लगे, अचानक अर्जुन मेघवाल का भी बयान आ रहा, तो ये तो इसमें दूसरे के घर से खटपट की कुछ आवाजें आ रही है, तो आप उस घर में झांक कर वहां नाराजगी को इनकैश करने की कोशिश करो। लेकिन ये पॉलिटिकली लोग करते भी हैं। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए, नहीं तो फिर लोग कहेंगे बहुत टोका-टोकी करता हूं मैं। पॉलिटिकल ही मसला है ये। और शैलजा की जिम्मेदारी चलिए कांग्रेस के प्रति तो जो है वो है, लेकिन शैलजा की जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति तो है ना जिनको उन्होंने टिकट दिलाई है। और उनमें से एक विधानसभा का दौरा मैं अभी करके आया हूं सर, अंबाला कैंट की विधानसभा, जहां पर शैलजा के बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति हैं परविंदर सिंह परी, उनको चुनाव में टिकट मिला है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से हमारे यहाँ पे आने वाले हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए। शैलजा जो है वो तो उनके अपने जो लोग थे, चलिए दूसरी पार्टी के जो लीडरशिप है उनके साथ वो नहीं दिखी, लेकिन जिनको उन्होंने टिकट दिलाया है उनसे क्या नाराजगी होगी सर? उनके कार्यक्रम में तो आएंगी ना, उनके भी कार्यक्रम में अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते से आ रही हैं, उनके प्रोग्राम बन रहे हैं। और ये बात तो उन लोगों ने हमें बताई है जो उनके दफ्तर में बहुत नजदीकी, अब नाम तो किसी का क्या लेंगे, लेकिन काफी लोग जो वहां पर काम करते हैं या उनसे मिलके आए हैं, उन लोगों का कहना है कि अगले हफ्ते से उनके कार्यक्रम बन रहे हैं। और सेंट्रल लीडरशिप, जैसे हमने बात किया कि सेंट्रल लीडरशिप जब आएगी, तो एक बहुत पुराना चर्चित किस्सा है कि भजनलाल और बंसीलाल दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन जब राजीव गांधी आए तो दोनों को एक जीप में बिठा लिया और उसके बाद से कैंपेन में वो हो गया 1 मिनट में। तो ये जो दावा है कि शैलजा नाराज है और उससे दलित वोट पर असर पड़ रहा है, ये तो सर उसी दिन बस्ट हो जाएगा, तो 2-3 दिन तक और चलेगा बस। उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर क्या है, फिर तो कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो जमीन पर कोई असर इसका नहीं दिख रहा है। शैलजा ने अपने जो सीटें थी उनमें उनको सीटें कुछ नहीं मिली, ये बात सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से बोला है और अभी तक शैलजा की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि उनके बारे में जो एक वायरल ऑडियो हुआ, वीडियो, उस वीडियो पर कांग्रेस से डायरेक्टली लिंक नहीं था, वो कोई कांग्रेस का समर्थक वोटर रहा होगा, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से थोड़ा सा डिलेड था। उस रिस्पॉन्स को अगर और क्विक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की तरफ भी सब लोग देख रहे हैं कि वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स रहा, अगर उसको मैनेज किया जाता तो शायद इस तरह की अफवाहें ना उठती। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मान लिया, अब एक सवाल जो हमारा बुनियादी सवाल था पहले, कि आज की तारीख में आप बीजेपी बनाम कांग्रेस में किसको कहां देखते हैं?
आज की तारीख में, ये इसलिए बार बार मैं आज की तारीख बोलता हूं। उसी स्थिति में मैं हूं सर, जिस स्थिति में हमने आखिरी बार वीडियो रिकॉर्ड किया था। मेरे हिसाब से स्थिति में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी का वोट बढ़ने की गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है सर, कांग्रेस इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इस चुनाव में। हुड्डा शैलजा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उस फैक्टर को अभी तक कैटर करने के लिए बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं है। प्रधानमंत्री आज भी अनपॉपुलर हरियाणा में है। अमित शाह जो है, उनके आने से कोई वोट बढ़ा हो ऐसा कहीं दिखता नहीं है। और इसके अलावा बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो वोट जोड़ने में मजबूत हो, वोट जोड़ने की जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, ऐसा कोई नेता नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। जब बीजेपी की स्थिति वैसी है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है जब इनका मोमेंटम शुरू होगा, जब बड़ी रैलियां होंगी, जब राहुल और प्रियंका गांधी आएंगी। क्योंकि हरियाणा समेत पूरे देश में अगर किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है पिछले 6 महीने में, तो वो यही दो नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में घटी है, हरियाणा में भी घटी है। हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति में गिरावट दर्ज पूरे देश में की गई है। तो हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है वो उत्साहित भीड़ नहीं है। और उसकी वजह से, और सबसे बड़े खट्टर साहब हैं, वो जहां जहां जा रहे हैं सर, वहां पे तो आपको, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया किसी को भी भेज दो, खट्टर को मत भेजो यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए, हम तो काम चला लेंगे उनके बिना। अब हारना ही है तो बिना खट्टर के हार लेंगे, खट्टर को क्यों भेज के हमारे को यहाँ पे हालत हमारी खराब करवा रहे हो। तो ये स्थिति है। कैंपेन के लिए कोई स्टार नहीं है बीजेपी के पास। एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने का कोई रास्ता अभी तक बीजेपी निकाल नहीं पाई है। केवल इस मुद्दे पर डिपेंड है कि शैलजा क्या कर रही है। वो मुद्दा तो सर हवा में चला जाएगा जब शैलजा आ जाएंगी सामने। वो तो 2 या 3 दिन में और आ जाएंगी, इतना ही अंतर है बस। क्योंकि अभी तो सेंट्रल लीडरशिप का प्रोग्राम भी नहीं बना ना। और ये सारी अफवाहें इसलिए उड़ रही हैं कि एआईसीसी ने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया बड़े नेताओं की रैलियों का। ना प्रियंका का कोई आया है, ना राहुल गांधी का आया है, न मल्लिकार्जुन खड़गे का आ गया है। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से उतना असर नहीं पड़ता जितना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पड़ने वाला। मुझे लगता है वो और 1-2 दिन में आ जाएगा सर। तो चलिए, अब आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया संक्षिप्त, तो उसके बाद हेमंत जी के पास जाऊंगा। आज की तारीख में आपका हरियाणा को लेकर आज की तारीख में कांग्रेस ही मजबूत है। कांग्रेस मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, जहां खड़ी थी उससे कहीं नीचे नहीं आई है। बीजेपी वीक नहीं, मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, मतलब मेजोरिटी 45 सीट पर है, मतलब नहीं, बढ़ रही है, आराम मतलब से 50-55 से सीट कम बीजेपी कांग्रेस की नहीं दिख रही आज भी। 50 से 55 बीजेपी कांग्रेस, फिर कंफ्यूजन, मतलब कांग्रेस 55 सीट पर मजबूत है। कांग्रेस 55 सीट आराम से जीतती हुई दिख रही है सर। और बीजेपी 20 से 22-25 के ऊपर कहीं दिखती नहीं है। ऐसी बहुत गिनी चुनी सीट हैं। देखिए, हरियाणा में 80 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। बीजेपी केवल 25 से 30 सीटों पर डायरेक्ट फाइट में मजबूत है। और केवल मैक्सिमम 10 सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी और किसी और का मुकाबला है। मैक्सिमम 10 सीटें, जैसे पुंडरी का सीट है, यमुनानगर की इस इलाके की सीट जहां पर कमजोर कैंडिडेट है, या फिर जैसे अंबाला कैंट की सीट है, वहां कांग्रेस नंबर मुकाबले में नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुकाबले में। ऐसी मैक्सिमम 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट, बीजेपी वर्सेस कोई और पार्टी है। अदरवाइज कांग्रेस ही प्रोमिनेंट पार्टी है। हारेगी तो भी कांग्रेस हारेगी, जीतेगी तो भी कांग्रेस जीतेगी। और बीजेपी के पास ये ताकत नहीं है। चलिए हेमंत जी, अब आपके पास आते हैं फिर तीसरा फैक्टर जो बार बार बात हो रही है। बीजेपी कांग्रेस बाइपोलर इलेक्शन है, ये हम लोग लगातार मान रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन एक जो कोशिश हुई अभय चौटाला और बीएसपी के गठबंधन के जरिए, या दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के जरिए, अभी खबर आ रही है कि 25 तारीख को जींद में, मतलब 4 दिन बाद जींद में एक बड़ी सभा है जिसमें अभय सिंह चौटाला और मायावती साझा सभा कर सकते हैं। ऊंचाना में खबर आ रही है। उसके बाद कहा जा रहा है 3 रैलियां और मायावती कर सकती है। जुलाना और कई इलाकों में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर अपनी यात्रा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच जो उन्होंने आकलन किया, आपने भी किया, ये जो बाकी 2 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है, उसका कोई इसमें भविष्य और कोई देखते हैं आप किसी तरह से समीकरण को बिगाड़ते हुए? जी देखिए, जो ये पूरा समीकरण है, ये कोशिश ही ये की गई है कि समीकरण बिगड़े। बीजेपी जो अपना नैरेटिव नहीं बना पाई, तो उसका एक प्लान बी होता है, प्लान सी भी होता है।
आपको इससे आपसे बेहतर कौन जानता है कि हरियाणा के अंदर जो भाजपा का जो सफलता का मंत्र है, चाहे वो 14 हो चाहे वो 19 हो, वो क्या था कि जितना भी जाट वोट बैंक, जो रूरल वोट बैंक है, उसको जितना मैक्सिमम जितनी जगह बंटवा सके, वही उसकी सफलता का राज है। ये आप शुरू से जानते हैं। इस बार क्या हुआ, इस बार स्थिति थोड़ी सी बदल गई दीजिए, क्योंकि इनेलो और जेजेपी पिछली बार बनवा दी थी अलग अलग 2018 के एंड में, 19 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, वो इतिहास उसमें नहीं जाते। लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने अजीत जी एक नई लाइन खींच दी है, और वो लाइन क्या खींची है कि दलित और जाट वोट बैंक, दलित और ग्रामीण वोट बैंक इकट्ठा आ गया, और वो आने से कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आ गई 10 में से, जो मोदी जी को दिल्ली में भी हर्ट कर रहा है, ये तो स्वाभाविक है। अब बीजेपी ने क्या गेम प्लान किया कि देखिए, दुष्यंत वन टाइम फिनोमिना थे, यूज एंड थ्रो उनका कर दिया। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने एलआई को भगा दे, कभी नहीं देखा होगा। एलआई तो छोड़ के जाते, एलआई को भगा दिया जाए इस तरीके से जो अजीत उनके साथ किया गया दुष्यंत के साथ, वो कभी नहीं देखा होगा, लेकिन वो किया गया। अब जो ये गेम है नया, वो लोकसभा की परिणाम की पृष्ठभूमि में है कि दलित वोट बैंकों को, जाट को तो बांट नहीं पा रहे इस बार, ये तो इनको तय हो गया, लग गया, दिख गया। तो इस बार दलित इनके निशाने पे है कि क्योंकि फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है साहब, 22% वो है, 22% वो है। अगर वो इकट्ठे आ गए तो मुश्किल होगी, बीजेपी को तो कहीं रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 2 गेम खेले, बीएसपी उधर और चंद्रशेखर उधर, जो आप लगातार कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि उचाना के ऊपर। देखिए, उचाना को अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो चौधरी देवीलाल की जींद पूरा जिला, उचाना का क्यों बात करें, पूरा जिला और उचाना उसका एक पार्ट है। इस बार ये भी चर्चा थी, हमने आपसे बात की थी कि अभय सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चौटाला हाउस में तय हुआ कि भाई ये नहीं करेंगे, और वो उन्होंने वही एक ही इलाहाबाद से लड़ने की सोची। अब ये जो 25 तारीख की रैली है बड़ी महत्वपूर्ण है, ये वैसे नहीं है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 25 सितंबर को उसके गांव में अपना एक शक्ति प्रदर्शन, अपना जो पुराना कोर एरिया है वो है जींद, चौटाला साहब का, देवीलाल जी का भी, उस जमीन को कहीं ना कहीं दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश है, जो हर दल करता भी है, हर दल करता भी है। उसमें अभय सिंह का एक विशेष अधिकार है, वो कहीं भी करे रैली। इनिशियली एक बार ये लग रहा था कि शायद सिरसा में हो जाएगी, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि उचाड़ा में करें। उचाना सीट पर आपने दुष्यंत का हाल आप खुद जाकर के देख के आए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दुष्यंत का पूरे हरियाणा में भी हाल क्या है वो भी सारे देश को पता है। दुष्यंत की तो आज स्थिति नहीं है, लेकिन अभय सिंह जो लॉस्ट ग्राउंड था पिछली बार का खासतौर पर, और वो मायावती के साथ जो अलायंस है उसको कहीं ना कहीं एनकैश करने की फिराक में है। अभय सिंह का कैंपेन ठीक भी चल पड़ा था, जब आप सिरसा पहुंचे उस टाइम उनका कैंपेन ऊपर की तरफ था, आपको ध्यान होगा इस बात का, जब जींद से निकले आप और वो सारा करते हुए, वो जो एक टिप्पणी जो एक चैनल को अपने गोपाल कांडा ने करी, उसके बाद उनका चुनाव बुरे तरीके से डिप कर गया वर्टिकली, और वो बहुत खतरनाक बात थी। वो खतरनाक बात क्या थी कि सब तो पिंड छुटा रहे हैं बीजेपी से, बाद में चाहे कुछ भी करे, लेकिन पर से सारे के सारे पिंड छुटा रहे थे। और गोपाल कांडा ने वो मुट्ठी खोल के दिखा दी। उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट, कि हम अभय सिंह और बसपा तीनों मिलकर भाजपा की हैट्रिक करवाएंगे, 30 बार सरकार बनाएंगे। आपने भी सुना, ये सारा वीडियो वायरल हुआ। उसको आपके इंटरव्यू में भी अभय सिंह उस फोर्सफुली उससे वो नहीं कर पाए काउंटर। आपने 3 बार पॉइंटेड सवाल पूछा। नहीं, मेरे में तो कहा उन्होंने कि हम नहीं लेंगे, चलिए, मेरे में कहा उन्होंने। हाँ। जो अभय सिंह का जो स्टाइल है अजीत जी, वो कहते हैं कि नहीं, वो एकदम पहले आपको 3 बार सवाल नहीं पूछना पड़ता, वो डिफरेंट टाइप के आदमी। वो कहते हैं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले सवाल में आपको 3 बार ग्रिल करना पड़ा उनको। तो वो कहीं ना कहीं एक संशय पैदा हुआ। उस संशय को दूर करने में अब और ज्यादा मेहनत बसपा को और उनको करनी पड़ेगी, इनेलो को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उचाना में भी आप देख के आए हैं, कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत जो नाराजगी जो है, वो तो दुष्यंत का तो जो होगा वो तो सबको पता है। जो बरजेंद्र थे, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, वो भी उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, अभय सिंह ने दिया था। तो उस सेंटीमेंट को भी कहीं ना कहीं वो एनकैश करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि दुष्यंत वहां नहीं है किसी भी स्थिति में, तो अभय सिंह उस लॉस्ट ग्राउंड को भी पकड़ने की कोशिश में है, पूरे जींद की बेल्ट में, और एक एनवायरमेंट बिल्डिंग की कोशिश में भी है। चाहे वो जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जुलाना पे भी एक उसका इंपैक्ट जिस तरीके का उस रीजन में, वो एक स्थिति है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में जो ये दोनों फोर्सेस जिनका आपने जिक्र किया है, चाहे वो जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, वो जो मोमेंटम इनेलो बीएसपी का शुरू में बना था, उसका डैमेज कंट्रोल अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसका एक सिंगल पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो वो 25 तारीख की रैली में उमड़ी भीड़ और उसका जोश, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है लोगों से, क्योंकि बेल्ट है उनकी, कोर वोट बैंक है।
नरवाना के अंदर भी उनके एमएलए रहते हैं, पूरे रीजन के अंदर एरिया रहते हैं, कैथल में भी उनकी बेल्ट रही है, ये पूरा जो एरिया है सेंट्रल हरियाणा का। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा अजीत जी कि वहां पर किस तरह के लोग क्या हाँ, तो रिस्पॉन्स। आज की तारीख, बार बार रिपीट करो, आज की तारीख में आप इन लो और बीएसपी गठबंधन और दूसरा दुष्यंत और आज समाज पार्टी गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों का क्या देखते हैं हरियाणा में नतीजों के संदर्भ में? अजीत जी, स्पेसिफिकली आपने जो बात पूछी, तो इसमें देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं जेजेपी और रावण का कोई स्कोप नहीं है। जहां भी 1500 जो भी वोट उनको मिलेंगी वो वोट काटने वाली स्थिति है। कुछ सीटों पर निश्चित तौर पे इनेलो और बीएसपी कुछ सीटों पर थे और उनका मोमेंटम बहुत अच्छा बन रहा था। आज की तारीख में वो उस लेवल तक वापस नहीं जा पाए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि 5-6 सीटों पर वो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं आज की तारीख में, जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। दुष्यंत और उनका कहीं कुछ ग्राउंड पे मुझे दिखाई नहीं देता। ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। रविंद्र सिंह चौहान, वही सवाल कि देखिए हरियाणा में क्या हुआ, अगर हमें याद है कि 2014 में हुड्डा फंसे थे और उसके बाद 2019 में, जैसे बल्कि 9 में हुड्डा ने गोविंद कांडा का साथ ले लिया था 2009 में और गृह राज्य मंत्री बन गए थे, और उसके बाद 19 में क्या हुआ दुनिया जानती है, 40 पर बीजेपी का फंसना। अब वहां एक कॉम्बिनेशन ये बनाने की कोशिश होगी और यही दावे किए जा रहे हैं, चाहे अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया जाए चाहे दुष्यंत की तरफ से, कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, चाबी हमारे पास रहेगी। संजोग से दुष्यंत की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी चाबी है, तो कह रहे ताला भी चाबी भी। लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों की राय है कि बहुत मुश्किल है, खाता खुल पाना 1 से 3 हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। लेकिन एक अभय सिंह चौटाला भी है, उनके भी दावे हैं ऑन रिकॉर्ड। कभी उन्होंने हमें बोला था पहले इंटरव्यू में 15 से ज्यादा, इस बार तो 25 से ज्यादा बोल दिया। तो चलिए, नेता लोग ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते ही हैं दावे। मैंने सवाल में भी कहा कि आप तो 5-6 गुना बढ़ाकर बोल रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि कोई गुंजाइश, आप हालांकि आपने कहा क्लियर कट मेजोरिटी कांग्रेस की है, कोई गुंजाइश इनकी अहमियत त्रिशंकु विधानसभा इसकी कोई दिखती है, या इनको कोई ठीक ठाक नंबर आ जाए कि ताला चाबी इनके बिना ना खुले, ऐसी गुंजाइश दिखती है? सर, इनको अभी अपनी चाबी को संभाल के रखना पड़ेगा अगले 5 साल तक। उस चाबी में अभी कोई ताला फिट हो नहीं रहा है, तो 5 साल तो और लगेगा। अभी इस चुनाव में इनके पास कोई ताला नहीं आने वाला जिसको इनको खोलने की जरूरत पड़े। इस बार जनता ने ताला खोल दिया है और वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस जो है ना, उसका ताला खोल दिया जनता ने चाबी से, और मुझे लगता नहीं कि किसी की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, आईएनएलडी, बिल्कुल अपन हम लोग देखिए, आप आखिरी जो शो हमने किया था 5-5 सीटों का, तब भी हमने ये सारी बातें चर्चा की थी कि क्या कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है कांडा और चौटाला के साथ में, और वो फिर एक दिन बाद वो बस्ट हो गया जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो बात सब सामने आ गई। तो जिन सीटों पर बीजेपी और बीजेपी कमजोर है और उन्होंने आईएनएलडी को सपोर्ट किया है, बीएसपी कॉम्बिनेशन को सपोर्ट किया है, वो सीटें वहीं जैसे सिरसा में गई। सिरसा में बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं है। सिरसा में जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस वर्सेज आईएनएलडी का है, बीजेपी कहीं है। तो वहां से वो कुछ सीट्स जीत सकते हैं। एलनाबाद की सीट की मुझे ज्यादा संभावना लगती है, क्योंकि वो उस इलाके में एलनाबाद, रानिया, ये जो विधानसभा सीटें हैं डब्बा वाली, इन 3 थोड़ा सा सिरसा शहर में, इनमें राय सिख कम्युनिटी है, और वो राय सिख कम्युनिटी का वोट गोपाल कांडा की जिम्मेदारी लगाई गई है। इन इलाकों में वोट आईएनएलडी के पक्ष में पड़े, ये बीजेपी और आईएनएलडी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। तो वो अच्छी खासी कम्युनिटी में है, और वो कम्युनिटी हरियाणा में नहीं, वो उधर जब आप अबोहर फजील का फिरोजपुर की तरफ चले जाएंगे तो वहां तक है, पंजाब का वो एरिया पूरा जो है, उसमें ये राय सिख कम्युनिटी है, अच्छी खासी तादाद में वो है। उसका वोट लेने के लिए आईएनएलडी और ये जो कांडा का समझौता हुआ है, तो वहां से वो वोट लेंगे। उस इलाके में उनको 3 सीट पर मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। रानिया में मजबूत हैं, डब्बावाली और एलनाबाद, इन तीनों विधानसभाओं पर आईएनएलडी मजबूत है, कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कह रहे थे यमुनानगर की जो सीट है जगाधरी की, जहां पर दिलबाग लड़ रहे हैं चुनाव, अब दिलबाग की लेकिन उनके पारिवारिक परिस्थितियों में दिक्कत आई है, पारिवारिक कुछ दिक्कतें हुई हैं, और थोड़ा सा वोट बैंक इस वजह से उनका कमजोर पड़ा, ईडी की लगातार रेड पड़ी, तो उनके जो ब्राइट चांसेस थे वो भी थोड़े से कम इस बीच हुए हैं। पहले हम लोग कह रहे थे कि वो सीट मजबूत है, वो सीट मजबूत है, लड़ाई कांग्रेस आईएनएलडी के साथ ही है। और बाकी जो फरीदाबाद की 2 सीटें, हथीन पृथला के अलावा 3 सीटें जो फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह की है, वहां पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेज आईएनएलडी ही है।
उसके अलावा जो नई सीटें अब चुनाव में धीरे धीरे मोमेंटम बना है, एक नरवाना की विधानसभा सीट है, एक बरवाला की विधानसभा सीट है। यहाँ पे ये 2 सीटें हैं, दोनों महिलाएं यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, एक पर विद्या रानी, एक पर वो सपना सातरोड कुछ शायद उनका नाम है, जो बरवाला से लड़ रही हैं। ये दोनों विधानसभा सीटों पर आईएनएलडी ने गजब का मोमेंटम गेन किया है और लोग अब उनको फाइट में मान रहे हैं और वो चुनाव जीत भी सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। इसके अलावा और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर आईएनएलडी बीएसपी का कॉम्बिनेशन मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, कांग्रेस या बीजेपी को फाइट देता हुआ दिख रहा हो। ये सीटें हैं, इनमें से कितनी सीट जीत पाएंगी, बस ये सवाल है। उसके अलावा पूरे हरियाणा में इनकी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति फिलहाल दिख नहीं रही है। तो ये अगर निर्दलियों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ये सब आम आदमी समेत सारी पार्टियां जो है ये 5 सीट पर सिमट जाएंगी, उससे ज्यादा सीट शायद ना ले पाए। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, बीजेपी अलायंस, ये सब अलायंस जो है इतना ही है। निर्दलीय थोड़े से ज्यादा मात्रा में। आम आदमी का आपने अचानक जिक्र किया, मैं भूल गया था आम आदमी पार्टी का जिक्र करना। आम आदमी पार्टी में ने भी मान लीजिए सारी सीटों पर उतार दिए। आम आदमी पार्टी का बुरा हश्र पहले भी हुआ है जहां भी उपचुनाव या चुनाव में, हरियाणा खास तौर से। आम आदमी पार्टी को कहां देखते हो? अगर हम थोड़ा ये इन बीजेपी, कांग्रेस और ये दो जो गठबंधन है, दुष्यंत का गठबंधन, अभय चौटाला के गठबंधन से अलग एक आम आदमी पार्टी को देखें तो पूरे 90 में से एक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी टफ कॉन्टेस्ट में है, आदर्शपाल की सीट है यमुनानगर में। उसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई पोजीशन नहीं है, जमानत और जो कलायत वाले अनुराग ढांढा वो तो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो तो केजरीवाल तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, केजरीवाल तो 15 साल से लगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आम आदमी पार्टी के जो सबसे मजबूत नेता थे जमीन पर जिन्होंने काम किया वो थे नवीन जयहिंद। उनका नाम था, पॉपुलर थे इस इलाके में, उन्होंने काम वाम अच्छा किया और एक मजबूत टीम खड़ी की। लेकिन उसके बाद पार्टी के साथ डिस्प्यूट होने के बाद पार्टी को वैसा कोई लीडर मिला नहीं जिसकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हो या जिसकी हरियाणा की जो रूट्स की जिसको इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। अब सुशील गुप्ता है, मेहनत भी उन्होंने की, काफी धनबल का भी उपयोग किया, लेकिन वो उतनी ज्यादा प्रेजेंस क्रिएट नहीं कर पाए। उन्होंने चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से, जबकि वो रहने वाले तो जींद के हैं, तो वो इस वजह से भी पार्टी जो है ना उसका ग्राफ नहीं ज्यादा वहां पर बढ़ पाया। और इसके अलावा पहले जो बड़े नेता जुड़े थे, अशोक तंवर थे, निर्मल सिंह थे, ये सब लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से नुकसान पार्टी को हो गया। और लोग सब जब पंजाब का चुनाव जीता तब बीजेपी, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में काफी मोमेंटम मिला, दिल्ली का चुनाव जीता तब भी मिला, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए मोमेंटम है। उसमें अगर बड़े नेता आके उसको आगे बढ़ाते रहते तो चलता रहता, लेकिन वो चला नहीं। अब लोकसभा चुनाव में एक सीट पर ठीक है काफी अच्छा वोट मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर उससे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनको इतना वोट मिला क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, तो मुझे लगता है वो मिस्टेकन कहीं ना कहीं उनका एनालिसिस है। वो सारा वोट, अधिकतर वोट उसमें से कांग्रेस पार्टी का था, या फिर वो वोट जो था वो था किसान आंदोलन की वजह से। और अब की कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, अब उतना वोट उनको मिलने वाला वहां पर नहीं है। तो आम आदमी पार्टी, फिर वही बात आ गई कि दिल्ली के लिहाज से, टेलीविजन स्टूडियोज के लिहाज से आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है सब, लेकिन जमीन पर आम आदमी पार्टी दिखेगी नहीं आपको। अब इसमें मतलब ये मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन ये इस तरह का नैरेटिव घड़ा जा रहा है। यहाँ पर जमीन पर आप देख के आए हैं, आप मुझे बताइए सर, किसी सीट पर आपको दिखा कि आम आदमी पार्टी का कोई चर्चा कर रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मैं तो जितने लोगों से मिला उसमें से एक आदमी भी आम आदमी पार्टी का नाम लेवा भी नहीं मिला। अब मैं जींद गया, मैं सिरसा गया, मैं हिसार गया, मैं लाडवा गया, हालांकि 2 लोग कहीं मिले थे, मुझे लगता है शायद 2 या 3 लोग, याद करना पड़ रहा है, 2-3 लोग मिले थे, 2-3 लोग, इतने लोगों उतना तो हम भी बोल ही रहे हैं सर। उतना तो हम भी कह रहे हैं, कितना वोट तो आएगा। नहीं तो अब बात आती है एक सवाल दोनों लोगों से फिर। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज और कल मैं रोहतक में रहूंगा, हेमंत अत्री साहब से भी मुलाकात होगी। कल हम लोग कोशिश करेंगे महम जाने की, और 25 से फिर 8 दिन लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में। अत्री साहब, एक सवाल, जैसे ये बीजेपी को इतना खिसकता हुआ देखने की बड़ी वजह क्या है, और उन इलाकों में भी खिसकता हुआ देख रहे हैं जहां जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत, ये जो जीटी रोड वाला बेल्ट है जहां 19 सीटें हैं, या फिर अहिरबाल जहां रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की 11 सीटें हैं। ये माना गया कि ये जो 30 सीटों वाला इलाका है ये एक तरह से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, शहरी भी है,
और बहुत सारे फैक्टर है। क्या यहां भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को? अगर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? अजीत जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चुनाव की, कि इस चुनाव को पार्टियां नहीं लड़ रही है। एक तो ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता के मन में बड़ा साफ है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है किसी भी वर्ग के साथ। जो भी वर्ग चंडीगढ़ गया आंदोलन के नाम पे, कुछ भी उसको केवल लठ मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, इवन महिलाएं हो, टीचर्स हो, कोई नहीं बचा। एक बात तो चुनाव, आप हम जो बार बार एक मैसेज ही जाता है ना कि कांग्रेस का वो कर रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है इसको। और वो है कि भाजपा चुनाव हार रही है और उसके कारण कांग्रेस चुनाव जीत रही है और जनता जिता रही है। एक चीज तो ये बड़ी स्पष्ट मैं आपको कह दूं कि कोई ऐसा क्रांति कांग्रेस ने कर दी हो 10 साल में, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट गेनर है, पहली बात। नमस्कार, मैं और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जो चुनाव लड़ती है तो फिर उसमें वो कुछ भी नहीं देखती। और जो सबसे मजबूत चीज आप देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के जो बीजेपी के जो कोर एरियाज है, वो आप क्या देखेंगे, आप अहिरवाल देखेंगे, दोनों बार वहीं से आए। उसके बाद जीटी रोड बेल्ट, ये दोनों ही सबसे बड़ी बीजेपी की सीट है। प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में रैली की, आपने देखा। उस रैली में देखिए बारिश हुई थी पहले दिन, सारी बात है, ग्राउंड में पानी भी था, ग्राउंड को छोटा भी किया गया। उसमें अजीत जी क्या हुआ, अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूं आपके चैनल पर। वहां पर तमाम साथी चंडीगढ़ के क्रू के मीडिया के साथी अपने आए लाइव करने के लिए, उनको लाइव नहीं करने दिया गया और स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि जो फीड बीजेपी के उस पे है वो फीड आप यूज कीजिए। और कुछ साथियों ने जब जिद की तो उनको ये भी कहा गया कि हम पर्चा भी दर्ज करना जानते हैं। ये स्थिति हुई। वहां पर 3000 कुर्सियां थी प्रधानमंत्री जी की रैली में और 23 कंस्टिट्यूएंसीज की रैली थी अजीत जी, 23 की। 23 कंस्टिट्यूएंसी का मतलब हरियाणा में होता है ऑलमोस्ट 1/4, 90 विधानसभा होती है। और वो कौन सी बेल्ट है, वो जीटी रोड बेल्ट कंप्लीटली, 7 जिले करनाल से शुरू करके। तो प्रधानमंत्री जी की उस रैली का ये है शुरुआत। तो उसका मतलब एक बड़ा साफ है। और वो कुरुक्षेत्र की वो बेल्ट है साहब, जहां पर कुरुक्षेत्र को आप अकेले आइसोलेशन में मत देखिए, कुरुक्षेत्र का एक धार्मिक महत्व भी है, महाभारत वाला महत्व भी है। जैसे अयोध्या की हम बात करते हैं बार बार, हरियाणा में भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जो इनका धार्मिक एंगल होता है वो एंगल है वहां पर। उसके बावजूद भी इस तरह का बिल्कुल जिसको सबमिसिव जो रिस्पॉन्स था, और कोई किस तरीके का वो नहीं था। उसके बाद जो हालत है, 9.5 साल के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, आपको पता है वो कैसे प्रचार कर रहे हैं? कोई उनकी रैली जनसभा देखी आपने अब तक? वो होटलों में जाकर के 20-20, 30-30, 50-50 लोगों से बुद्धिजीवी के नाम पर मिल रहे हैं। उनका कहीं प्रधानमंत्री की स्टेज पर जिक्र नहीं था, उनका कोई बैकड्रॉप में पोस्टर नहीं नहीं था, वो तो था, सही बात। किसी रेफरेंस में नहीं था। तो इस बात को देखना पड़ेगा क्यों। उसका सिंपल कारण ये है कि उनके नाम के कारण ही बीजेपी की ये गत बनी है। और बहुत सारे लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि नायब सिंह सैनी को अगर बुलाना ही था तो इनको और 6 महीने पहले बढ़ा देते तो शायद भाजपा का कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाता। तो दूसरी बात ये है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जी जी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना 10 साल राज करने के बाद भी नैरेटिव की तलाश में है। दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली। अब कल आप देखिए, कल नायब सिंह सैनी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो ये है घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, जो बार बार हम कह रहे थे ना घोषणा पत्र, दिल्ली में जारी जो हुई है वो कांग्रेस की 7 गारंटियां जारी हुई हैं। घोषणा पत्र भी चंडीगढ़ में जारी होना है जिसमें ये सारों को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो गारंटी जारी की थी, वो एक इवेंट क्रिएट की थी। आपको पता है आजकल पार्टियों का जो चुनाव है वो तमाम कंपनियां मैनेज करती है, तो वो एक इवेंट क्रिएट की गई थी। नहीं तो पहले वहां भी घोषणा पत्र की तैयारी थी, फिर उसको चेंज करके वहां इवेंट वो किया गया कि गारंटीज और चंडीगढ़ में मैनिफेस्टो, ये इस तरह की चीज 53 पेज का मैनिफेस्टो है शायद, जो जारी होगा बहुत जल्दी। अब नायब सिंह सैनी साहब क्या कह रहे हैं साहब, ये देखना बड़ा जरूरी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है ये बिल्कुल बकवास है, ये कहना चाहिए, फर्ज बनता है। अपना नहीं बता रहे कि 10 साल में हमने ये किया। आपने भी तो 2014 में घोषणा पत्र किया था ना, 19 में भी किया था। उसका बता दीजिए कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया, इसमें से कोई एक चीज बता दीजिए। आपने कहा था कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको 9-9 हजार रुपए का वो देंगे, दे दिया क्या? कितनों को दे दिया? उसके बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना था, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो अपनी बात में हुई थी, सारा आपने विज्ञापन लेके डिस्कस किया था हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो इशू अजीत जी क्या है कि बेसिकली दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी फेस। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप तो खुद घूम के आए हैं बहुत बारीकी से, देखते हैं आप चीजों को, जहां जहां बीजेपी का विरोध हो रहा है उसको देखना बड़ा जरूरी है अजीत जी। अभी तक कहीं जाट बेल्ट में कहीं पर बीजेपी का विरोध नहीं हुआ है। बीजेपी का विरोध कहां पे हुआ है? नारायणगढ़ में, उसके बाद अंबाला में अनिल विज होम मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी,
आदमपुर के अंदर जो उसकी कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी की पुश्तैनी 50 साल से सीट है, उसके बाद भवानी खेड़ा, उसके बाद हांसी, यहाँ पर तो कंप्लीट बीजेपी की बेल्ट है ना। अगर उनके भाषा में बात करें, जो मैं आमतौर पर नहीं करता हूँ, जो नॉन जाट करते हैं, वहां जितनी भी सीटें आप देखेंगे, इनका विरोध झज्जर के अंदर पकड़ लिया उसको कि भाई तुम इसमें से निकल के दिखाओ। तो बेसिकली क्या है कि जो जो जाट सीट है वहां पर लोग बड़ी समझदारी के साथ समझ रहे हैं कि इनको कोई मौका नहीं देना है, और बीजेपी के जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। अनिल विज तो खुद को गब्बर कहते थे, 4 बार विरोध हो चुका है उनका, भागने की जगह नहीं मिलती, पुलिस निकाल के ले जाती है। झांसी के अंदर हुआ बयाना का, आप देखिए नरवाना के अंदर विरोध हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, इसका मतलब अजीत जी बड़ा साफ है, ये प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज अबाउट जनता वर्सेस बीजेपी, एंड दिस इज मोर देन क्लियर नाउ कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच में जो पॉपुलर परसेप्शन है वो गंवा दिया है, और उसको जो रिगेन करने। ऑडियो ऑडियो क्या लगता है हेमंत जी का? चलिए, ऑडियो की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ लगता है हेमंत जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। कोई ऑडियो की प्रॉब्लम हुई हेमंत जी? ऑडियो की प्रॉब्लम है, ऑडियो की प्रॉब्लम है। हेमंत जी का ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन क्लोज भी कर रहे हैं हम। रविंद्र सिंह शिवरान साहब, अब आखिरी सवाल वही, देखिए हर बार ये होता है, कुरुक्षेत्र पर आपने भी काफी बोला लिखा, कुरुक्षेत्र में मोदी की फ्लॉप रैली का, लेकिन अब आखिरी सवाल कि अभी जो नैरेटिव जहां भी है, चाहे बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, खट्टर को लेकर नाराजगी और वो तमाम मुद्दे, वादे, अग्निवीर, किसान आंदोलन, पहलवान सब, लेकिन अब जब मान लीजिए मोदी की कुछ सभाएं होगी, राहुल और प्रियंका की सभाएं होगी, तो आज जहां स्थिति है, आज हम हैं 21 तारीख है, शायद 22 तारीख, आज है हम 22 तारीख पर, 5 अक्टूबर को चुनाव है, 3 अक्टूबर की शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 11 दिन लगभग चुनाव प्रचार के हैं। क्या आज से अगले 11 दिन में कुछ बदलाव भी दिखेगा, या जहां हैं हम यही मानकर चलें? सर, बदलाव की मुझे तो गुंजाइश लगती नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब तक कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएगी, तब तक यहाँ पर संभावना बीजेपी के पक्ष में जाने की नहीं है। और बीजेपी के पास में, हम लोग शुरू से चर्चा यही कर रहे हैं सर, कि बीजेपी के पास केवल एक मुद्दा है, वो है जातिवाद का। अगर जातिवाद को वो फैलाने में कामयाब हुए तो बीजेपी कुछ वोट हासिल कर सकती है, उसके अलावा बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है सर कहने के लिए। और जातिवाद से ही लोग आजिज आ गए हरियाणा में। हरियाणा में दिक्कत अब लोगों को यही हो गई है कि जिस वजह से उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ी, वो सबसे बड़ा उसका कारण था जातिवाद का। जातियां हरियाणा में आज से तो है नहीं, बहुत पहले से हैं, हम बार बार जिक्र करते रहे। चौधरी भजनलाल ने भी जाति की राजनीति करी, कांग्रेस में ही थे वो, लेकिन वो राजनीति वोट के, जिस दिन वोट पड़ गए उस दिन खत्म हो जाती। उसके बाद कोई आदमी ऐसा एलिगेशन नहीं लगाता उनके बारे में कि उन्होंने जाति के आधार पर किसी के साथ राजनीतिक तौर पर भेदभाव किया हो। लेकिन यहाँ पर राजनीति हुई जाति पर, और वो इतनी ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर गई कि समाज के स्तर पर उसका असर हुआ। जाति के नाम पर हुए आंदोलन में लोगों की जान चली गई सर, 50 कितने सारे लड़के, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनकी मौत हो गई। ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, और उसके बदले में फायदा किनका हुआ? केवल एक वर्ग का बेनिफिट हुआ, जो राजनीति के सत्ता के गलियारे तक पहुंच गए, एक पार्टी का उसका फायदा हुआ, इसके अलावा किसी का बेनिफिट नहीं हुआ। और डेवलपमेंट की जो मसला है, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं जिनके नाम पर बीजेपी लेके आई थी। करप्शन खत्म नहीं हुआ, पॉलिसीज बीजेपी ने ढेर सारी बनाई, उनका बहुत पुअर इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हुआ। इश्यूज जब क्रिएट हुए तो उनका एड्रेस करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, फीडबैक समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। इन तमाम चीजों की वजह से लोग बहुत परेशान हो गए, और बेरोजगारी में तो सब सीएमआई के आंकड़े आज कोट करते ही हैं। तो इन तमाम वजहों से बीजेपी जो है वो अनपॉपुलर पार्टी हो गई, और उस पर रही सही कसर खट्टर साहब ने पूरी कर दी। जिस तरह के उन्होंने बेअदबी लोगों के साथ की, जो एरोगेंट उन्होंने व्यवहार किया, जनता के बीच जब गए तो उन्होंने एक राजा की तरह व्यवहार किया, बहुत, जिसको चाहा कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, इसको अंदर कर दो। और उसी तरह की बातें लोग अंबाला कैंट में भी करते हैं, मैं जब वहां गया था। इस तरह का जो व्यवहार था वो नेताओं का रहा, और आम आदमी जब किसी अपने विधायक के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारी तो कोई सुनता नहीं, हमारी तो कोई चलती नहीं है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे लोग परेशान हुए। और देखिए, हरियाणा या वैसे तो पूरे देश में ही, लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट में भी किसी विधायक की जरूरत बहुत सारे लोगों को पड़ती नहीं है सर 5 साल में।
कभी कभार अगर 5 साल में 1-2 बार जरूरत पड़ गई, मजबूरी हुई, किसी अफसर को फोन करवाना हुआ या कोई और, तब जाते हैं और तब उनको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा तो जाहिर है फिर लोगों को नाराजगी होगी। वही हो रहा है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों में सारे देवता ही राज कर रहे थे। पहले की सरकारों में भी गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स होती थी, लेकिन कम से कम लोग उनको पकड़ के पूछ लेते थे कि भैया तुम ये काम हमारा कर क्यों नहीं रहे हो? अगर इस काम में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब वो अवेलेबिलिटी भी खत्म हो गई। अवेलेबल नेता है नहीं, राज्यसभा के मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है, मंत्री अवेलेबल नहीं है, पूरा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया। ये थोड़ी-सी पहले नहीं होता था। पहले मंत्री, विधायक जो थे वो जनता के लिए अवेलेबल थे और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो बीजेपी को आज फेस करनी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कोई अंतर बीजेपी कर पाई है और मेरे को बड़ी कम संभावना लगती है कि 5 तारीख तक भी बीजेपी कुछ कर पाएगी, क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो मोमेंटम कांग्रेस की तरफ ही गेन होता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब और रविंद्र सिंह शौरान साहब, बहुत शुक्रिया। इस बात अब क्या होगा कि अभी हम लोग चुनाव तक कई बार और बात करेंगे, कुछ नए मुद्दे, नए इशू, कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद। शैलजा अभी नहीं है प्रचार में, 8-10 दिनों से प्रचार में आएंगी तो क्या होता है, दलित वोट क्या है, जाट वोट क्या है, वो सारे फैक्टर बीच बीच में आएंगे, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इस बीच मैं भी हरियाणा लगातार घूमूंगा, जो देखूंगा वो दर्शकों को दिखाता रहूंगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, फिर मुलाकात। लेकिन हाँ जी। एक बात में, आपने बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं सर, हरियाणा के जमीन से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव शायद हरियाणा के लोग दिल्ली से अगर आप रिपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं मिस कर जाते, जो आपके रिपोर्ट्स में हम लोग अब देख रहे हैं। तो इसके लिए आप को हम लोग बधाई भी देना चाहते हैं। नहीं, हम तो देखिए एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह मैं सीखने जा रहा हूँ, देखने दरअसल कि क्या हो रहा है। इसलिए मेरी दिलचस्पी होती है घूमूं, उससे हरियाणा को भी समझूं। अभी जैसे मैंने कल ही शायद आपको बताया था कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का नाम अचानक पूछता शायद 8 का बताता। विधानसभा सीटों में जो 22 जिले हैं उसमें से 18 जिले याद होंगे, 17-16 याद होंगे। लेकिन 90 सीटों वाली विधानसभा में मैं अगर धारा प्रवाह को कहे 20 विधानसभा के नाम लो तो मेरे लिए दिक्कत थी। तो एक सीखने के लिए भी होता है चुनाव में। आप दोनों हरियाणा के हो तो आप जानते हो, मैं अज्ञानी हूं तो मैं अपने ज्ञान की तलाश में हरियाणा जा रहा हूँ। हरियाणा के लोगों का मेरे पर खास प्यार भी है, स्नेह भी है, किसान आंदोलन की वजह से। और वो स्नेह से मैं अभिभूत होता हूँ, चाहे जींद गया, चाहे हिसार गया, चाहे सिरसा गया, कहीं भी गाड़ी रोकता हूँ चाय पीने के लिए, 10 लोग ऐसे मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है और हमारे दर्शकों के लिए भी एक नई चीज, जो वहाँ के लोग हैं उनका मिजाज, उनकी तासीर, उनका स्वभाव, उससे लोग वाबस्ता हो सके, यही कोशिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, रविंद्र सिंह शौरान साहब, हेमंत अत्री साहब, नमस्कार। थैंक यू सर।